इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपलब्ध जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और इसके लिए हमारा फोन नंबर रहेगा, किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें, 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744212322। और आज का हमारा फोन इन का विषय रहेगा गन्ना फसल की बिजाई एवं अन्य देखभाल। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर महासिंह जी, कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र करनाल, और इनसे बातचीत कर रहे हैं रिसाला भाई। तो भाइयों आओ सुने यो कार्यक्रम फोन इन गन्ना फसल की बिजाई एवं अन्य देखभाल पे। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बहन भैया ना रिसाले भाई की ओर है राम राम। आज किसान भाइयों दिन है मंगलवार, कार्यक्रम लेके आए हैं फोन इन। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर महासिंह, कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र उच्चाणी करनाल से। और आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा गन्ना फसल की बिजाई और उसकी दूसरी देखभाल पे। तो डॉक्टर साहब स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया रिसाला भाई। तो डॉक्टर साहब जैसे कि देखिए आजकल मौसम भी जो है ना थोड़ा बदलाव की ओर बढ़ रहा है और गन्ना फसल है इसकी देखभाल भी जरूरी है, क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं हमारे साथ जो ये जानना चाहेंगे कि जो गन्ना फसल है भाई आजकल का जो मौसम चला हुआ है उसमें हम कौन कौन सी किस्में उगा सकते हैं। जैसे आजकल खेत भी खाली हो गए हैं, कुछ किसान भाई देखते हैं कि जो अगेती बिजाई थी वो तो जाई लिया तकरीबन समय उसका, लेकिन जो मध्यम और जो पछेती बिजाई है उसका थोड़ा समय है, ताकि किसान भाई अपने खेतों को बदल सकते हैं। भैया मोडी किस्म है या दूसरी किस्म है उसकी देखभाल करनी भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मौसम के अनुसार देखो उसमें कई ढाल की खरपतवार भी हैं, कीड़े कीट नियंत्रण भी है, सारी बातों का हमने ध्यान रखना है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप ये बताएं कि जैसे कि जो पछेती किस्म की बिजाई है उसमें कौन कौन सी फसलें हैं जो किसान भाई बो सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं सबसे पहले साला भाई किसानों को बताना चाहूँगा कि गन्ने की फसल में की बिजाई 31 मार्च तक ही जो अगेती बिजाई है उसकी सिफारिश है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से जी। परंतु जिन किसानों ने गेहूं के बाद गन्ने की किस्म गन्ना लगाने का कि जिसका प्रोग्राम है वो 3 किस्में हैं, इनमें से कोई भी लगा सकता है, परंतु पैदावार उसकी अगेती की बजाय काफ़ी कम रहेगी जी। 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है COH 160 है जी, और CO 118 है जी। तीसरी किस्म है CO 238 है जी। 3 किस्में मुख्य रूप से हैं जो हरियाणा के लिए उपयुक्त हैं और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश है जी। जैसे कि अब जो मध्यम किस्म की बिजाई की बात करें तो इसमें कौन सी बढ़िया किस्म है जिसका आप बताना चाहेंगे कि ये इसमें से या तो 118 किस्म है, 118 किसान भाई लगा सकते हैं जी। दूसरी किस्म है COH 160 जी, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। और इसी तरह देखे हैं कि डॉक्टर साहब जो किसान भाई हैं वो जानना ये भी चाहते हैं कि भाई चलो मध्यम किस्म की बिजाई का समय तो तकरीबन खत्म ही होने पे है, लेकिन अब थोड़ी सी पिछेती की भी जिक्र कर लेते हैं कि भाई पिछेती जो किस्म है उसके अनुसार जो है ना भाई कोई एक आधी किस्म जैसे किसान भाई हैं जिससे फायदा भी ज़्यादा हो और नुकसान भी कम हो फसल में। कई बार तो ऐसा देखने में आवा है कि गन्ना जो है ना कई बार कहीं फड़ी छेदक है या जैसे कि वो ऊपर सिरे से भी जो है ना कीट आते हैं, नीचे से भी आते हैं,
कई किस्में ऐसी हैं जिनमें आप बचाव भी रख सकते हैं ताकि उसकी पैदावार के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ज़्यादातर नुकसान भी ना हो। पिछले 2-3 साल से रिसाला भाई कीटों का प्रकोप काफ़ी हद तक बढ़ गया है जी। उनमें से सबसे पहले है कि किसानों के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। चोटी बेधक कीट है जी, यानी कि वो कीट टॉप बोरर जिसको बोलते हैं। हाँ जी जी। तो उस कीट का प्रकोप पिछले 2 या 3 साल से कुछ किसानों के खेतों में 10% से लेके 50-60% तक इसकी नुकसान रहता है इस कीट के कारण जी। तो ये कीट ऐसा है जिसके लिए किसानों ने सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इसके लिए रसायन के साथ साथ दूसरी विधि भी अपनाने की ज़रूरत है जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं वो चोटी बेधक कीट, इसके लिए किसान भाई कौन सी दवाई है जिसका प्रयोग कर सके और वह बीमारी कौन से महीने में ज़्यादा आने की संभावना बनी रहा है? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि चोटी बेधक कीट पिछले 5-6 साल पहले इस कीट का प्रकोप किसानों के गन्ने में काफ़ी कम रहता था जी। पिछले 3 साल से इसका प्रकोप काफ़ी है। तो इसमें दवाइयाँ भी हैं, परंतु दवाइयों के साथ साथ दूसरी विधि भी किसान भाइयों को सारी विधियाँ अपनानी पड़ेंगी जिससे कि इस कीट की जो नुकसान पहुँचाने का जो अक्षमता है उसको कम किया जा सकता है जी। सबसे पहले मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि इसमें दवाइयाँ हैं जी। सबसे पहली दवाई है कोराजन दवाई है जी, क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल के नाम से जिसको बोलते हैं। 150। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। हेलो, नमस्कार डॉक्टर जी। हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं गांव बिराखेड़ी जनपद सहारनपुर से बोल रहा जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहोगे? जी बारिश की वजह से गन्ना लेट हो गया। हाँ जी। अब हमारे सामने उर्वरक की समस्या है, जैसे लाइन गन्ने की खोद पाट गया। हाँ जी। उसमें उर्वरक कभी लगाऊं या पानी देने के बाद उर्वरक लगाऊं? गन्ने की अब बिजाई करनी है अभी आपने? नहीं जी बिजाई शेष है, बिजाई करनी है। बिजाई अब लाइन में हम गन्ने का टुकड़ा डालते हैं। हाँ। उसके साथ साथ उर्वरक लगाऊं या पानी देते हैं फिर हम? उसके साथ साथ लगाओ। अभी आपकी बिजाई पछेती है, पछेती में अगर आप उर्वरक बाद में लगाओगे और पैदावार घटने का अंदेशा रहेगा। आप उसके साथ साथ थोड़ा गन्ने की जैसी आप खूड को करोगे उसमें पोरी के साथ साथ उर्वरक डाल दें। अच्छा उर्वरक में एक ये भी बताओ क्या क्या लगाऊंगा जी? उर्वरक में इस टाइम आपने सुपर डाल दो, 3 बैग सुपर के डालने हैं। अच्छा जी। और 35-40 किलो आपने साथ में यूरिया डालना है। जी जी। हाँ जी। कीटनाशी कोई लगाओ या लगाओ ना? कीटनाशी अगर आप इसमें इस टाइम पछेती बिजाई के कारण कंसुआ का भी प्रकोप रहने का अंदेशा रहता है, दीमक का भी रहता है, तो आपने क्लोरपाइरीफॉस दवाई आपने नाम सुना होगा। क्लोरपाइरीफॉस है 20% में आती है। 2.5 लीटर क्लोरपाइरीफॉस को आपने 500 लीटर पानी में मिला के और फवारे से पोरियों के ऊपर छिड़कना है। फवारे से पोरियों के ऊपर छिड़कना है और आप उसमें आप छिड़कने के बाद आप उसको पोरियों को ढक दें। अगर आप उर्वरक को आप चाहें तो उसमें आप छिट्टे से दे के और उसमें खेत में मिला के उसके बाद बिजाई कर सकते हैं। छिट्टा दे दो आप उर्वरक का, उसके बाद खेत की जुताई कर दो। छिट्टा देने के बाद 3 बैग आपने सिंगल सुपर फास्फेट के डालने हैं और 40 किलो आपने यूरिया डालना है। और अगर जस्ते की कमी है जिंक की, 10 किलो आपने जस्ता डालना है। ये डाल के छिट्टा दे के और उसकी मतलब हैरोइंग चला के ट्रैक्टर चला के खूड बना के फिर आपने बिजाई करनी है। बिजाई करने के बाद पोरी डालने के बाद आपने क्लोरपाइरीफॉस दवाई जैसे मैंने बताई है वो डालनी है। ठीक डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि जो हमारा गन्ना है उसमें चोटी बेधक के बारे में। हाँ जी। उसमें कौन से ऐसे कीड़े हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं और कौन से महीने में ज़्यादा प्रकोप रहा है इनका? जैसा रिसाला भाई मैं बता रहा था कि केवल गन्ने में कीटों की बात करें, एक कीट ऐसा है चोटी बेधक कीट जी,
जो काफ़ी नुकसान पिछले 3 साल से पहुँचा रहा है किसानों के गन्ने में। जी, अगेती है, पछेती है, कोई सी भी किस्म है। वैसे पहले ये CO 238 किस्म जो 60% तक जिसका एरिया था उसमें ज़्यादा इसका प्रकोप रहता था, परंतु पिछले 2 साल से इसका प्रकोप सभी किस्मों में रहा है। इसके लिए किसानों ने सारी विधियाँ अपनानी पड़ेंगी। जी, सबसे पहले किसान भाई गन्ने में है या दूसरी फसल है, नत्रजन खाद का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। केवल इसमें रिकमेंडेड डोज ही किसान भाई डालें। केवल 3 बैग यूरिया तक ही गन्ने में प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। ज़्यादा नत्रजन डालेंगे तो पत्ते नरम होंगे, पत्ते नरम होंगे तो इसकी तितलियाँ ज़्यादा अंडे देंगी। यानी कि ज़्यादा पानी देने से भी हो सकता है इसमें? पानी देने से, पानी तो गन्ना मांगता है, परंतु अगर उसमें फ्लडिंग करेंगे बार बार, जी, जैसे कि 5-5 दिन के बाद फ्लडिंग करेंगे, उस स्थिति में इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। इस कीट की 5 पीढ़ियाँ हैं मुख्य रूप से, जी, जनरेशन जिसको बोलते हैं। जी, अब पहली पीढ़ी खत्म होकर दूसरी पीढ़ी का प्रकोप खेतों में शुरू हो गया है। वो कौन सी पीढ़ी है जिसका नाम है कोई? नहीं, इसकी जनरेशन है, जनरेशन बोलते हैं। पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं। यानी कि इस मास में दूसरी और तीसरी पीढ़ी चल रही है, इसकी जनरेशन चल रही है। पहली पीढ़ी मार्च के महीने में थी। और जो से अभी आप बता रहे हैं कि जो दूसरी तीसरी पीढ़ी चली हुई है, इसके लिए कोई दवाई जिससे कि किसान भाई उसमें अपने सबसे पहले किसानों ने खेत में ये पहचानना है कि छोटी बेधक कीट का प्रकोप कैसे होता है। जी, जैसे ही गन्ने की फसल 1.5-2 महीने की होगी या अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, बीच के जो गोब के पत्ते हैं उनमें छोटे छोटे सुराख मिलेंगे। जी, पत्तों के निचली तरफ देखेंगे तो अंडे के समूह मिलेंगे, पीले पीले बालों से ढके हुए मिलेंगे। सफेद तितली खेत में दिखाई देंगी। अगर ये है तो ये लगा के चलो कि किसानों के खेतों में प्रकोप शुरू हो गया है और इसलिए दवाई डालने की जरूरत है। सबसे पहली दवाई डालने की बजाय किसान भाइयों ने क्या करना है, अगर कर सकते हैं, पत्ते की निचली तरफ अंडे के समूह को कैंची से, दरांती से तोड़ के मिट्टी में दबा दें या किसी कीटनाशक दवाई में डाल के ख़त्म कर दें। तो डॉक्टर साहब, जैसे एक बीमारी और जिक्र करना चाहेंगे, जैसे गुरदासपुर बेधक जुलाई सितंबर में आती है, इसका भी कोई है? नहीं, वो तो बाद में आती है रिसाला भाई। पहले मैं इसके बारे में किसानों को छोटी बेधक के बारे में 2 दवाइयाँ और बताना चाहूँगा। हाँ जी। इसके साथ साथ जो दवाइयाँ हैं, कोराजन दवाई है जी, 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 400 मिलीलीटर पानी में मिला के खुडों के साथ साथ ड्रेंचिंग करनी है, नोजल खोल के जी, और ड्रेंचिंग करके हल्की सिंचाई देनी है जी। तो ये दवाई है कोराजन के नाम से। परंतु इसको किसान भाई क्या करते हैं, कोई किसान इसको जून में डालता है, कोई इसको जुलाई में भी डालते हैं। इसकी एप्लीकेशन का टाइम मुख्य अब बिल्कुल सही टाइम है। इस टाइम किसान भाइयों ने कोराजन दवाई का प्रयोग करना है 25 अप्रैल से 5 मई तक। 25 अप्रैल से 5 मई तक कोराजन का मुख्य मतलब ये असली टाइम है। लेकिन अब थोड़े बहुत किसान भाई अपचेत भी हो गए। कोई नहीं, 15 तक किसान भाई डाल सकते हैं, क्योंकि इस दूसरी तीसरी पीढ़ी का मुख्य नुकसान पहुंचाने का यही टाइम है। और अगली बीमारी कौन सी है डॉक्टर साहब? इसके बाद कुछ अगर कीटों की बात करें, कंसुआ का भी प्रकोप इसी टाइम रहता है जी। कंसुआ में गोब सूखे दिखाई देंगी जी, और आप देखोगे तो गोब को निकालोगे, अंदर से गंदी स्मेल आएगी, दुर्गंध स्मेल आएगी। तो कंसुआ के कारण भी गोब सूख जाती है, इसमें पैदावार में कमी आती है। तो डॉक्टर साहब, आप कंसुए का जिक्र कर रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा गन्ने के ऊपर? तो कंसुए में 10-5% से लेके 15-20% तक नुकसान रहता है। किसी किसी खेत में 20% तक 25% तक चला जाता है, नहीं तो ज़्यादातर खेतों में 5-10% नुकसान रहता है। और अगला कोई कीट डॉक्टर साहब जिसका जिक्र करना चाह रहे हो आप? जैसे अगर ये देखें तो सबसे पहले कीट आता है दीमक, और दीमक के साथ साथ कंसुआ का कीट का प्रकोप है जी। दूसरा है, अगर बेधक कीटों की बात करें, पहले कंसुआ कीट है, फिर छोटी बेधक कीट है, छोटी बेधक कीट के बाद उसमें जड़ बेधक कीट का प्रकोप रहता है जी। जड़ बेधक कीट में अगर पहली पोरी में देखोगे सफ़ेद, अगर बीच में से काट के देखें, इसके लक्षण क्या है कि जुलाई और अगस्त के महीने में, इस जुलाई और अगस्त के महीने में आप पत्ते सूखने शुरू हो जाएंगे, पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा मौसम की जानकारी ले लेते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। हाँ जी रिसाला भाई।
किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 48 और 9% रही। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 12 मई तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी आने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान बीच बीच में कहीं कहीं पर हल्की बादलवाही रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि कनसुए के बारे में और दीमक के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इसका प्रभाव रहेगा गन्ने की फसल के ऊपर? कनसुए का और जो दीमक का है, दीमक में क्या है कि जो जैसे ही बिजाई किसान भाई करते हैं, बिजाई करने के एकदम से बाद उसकी आँखों को खानी शुरू कर देती हैं। इसमें पैदावार में जो उसमें जमाव में भी फर्क पड़ता है। जमाव के साथ साथ जैसे रेतली मिट्टी है, रेतली मिट्टी में दीमक का प्रकोप ज़्यादा रहता है जी। कनसुए का जैसे मैंने बताया किसान भाइयों को 5 से 10% तक नुकसान रहता है। किसी किसी खेत में 15-20% भी नुकसान चला जाता है। सूखे की स्थिति में कनसुए का प्रकोप ज़्यादा रहता है, जैसे मई और जून के महीने में। तो जैसे जिक्र कर रहे थे कि जो रस चूसने वाले भी कुछ कीट हैं। रस चूसने वाले कीट हैं, 2-3 मुख्य रूप से कीट हैं। सबसे पहले तो रस चूसने वाले कीटों में एक वेबिंग माइट नाम का कीड़ा आता है जी। ये जुलाई के महीने में इसका प्रकोप रहता है। उसके साथ साथ सफ़ेद मक्खी का प्रकोप रहता है। इसमें सफ़ेद मक्खी पत्ते के निचली तरफ है, अगर देखेंगे किसान भाई सफ़ेद और काले काले धब्बे पत्ते के निचली तरफ मिलेंगे, तो जो पत्ते के निचली तरफ से रस चूस के और पैदावार घटाती है। और जैसे जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई जैसे जो रस चूसने वाले कीट हैं या जड़ भेदक कीट है, इनके लिए किसान भाई कौन सी दवाई का प्रयोग समय पर कर सके ताकि गन्ने की जो फसल है उसको रस चूसने वाले कीट हैं जो मैंने बताए हैं, वेबिंग माइट है, वेबिंग माइट के साथ साथ सफ़ेद मक्खी है जी। सफ़ेद, इसके लिए रोगोर दवाई है जी 650 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और 400 लीटर पानी में। जैसे दूसरी फसलों में 250 लीटर 250 लीटर पानी लेते हैं, गन्ने की फसल में लंबी फसल है, पत्ते भी ज़्यादा हैं, फोलिएज ज़्यादा है, तो 400 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है रोगोर। और जो रूट बोर जड़ बेधक कीट के लिए क्विंडल फोस दवाई आती है दानेदार, 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खुड्डों के साथ साथ डालनी है। और जैसे कोई दवाई है जिसका प्रयोग जो है ना किसान भाई, कई बार आप देखते रहे हैं कि किसान जो है ना ज़्यादातर जो कीटनाशक है उनका बार बार स्प्रे करते रहते हैं। हाँ जी। उससे गन्ने की फसल के ऊपर भी कोई प्रभाव रहता है? गन्ने की फसल में आज का टाइम में मुख्य रूप से यही है, जैसे आपने देखा है कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी किसान जा रहे हैं, जैविक खेती की तरफ भी जा रहे हैं। अगर ज़्यादा किसान वाई स्प्रे करेंगे, सबसे पहला नुकसान है कि उसमें कीड़ों में दवाइयों के प्रति सहन शक्ति आएगी जी। छोटी वेदक कीट में कुछ इस हद तक हो रहा है कि छोटी वेदक कीट कोराजन से कम नियंत्रण में आता है, यानी कि वो जो कीट है वो आदी हो चुके हैं। आदि के साथ साथ अगर लेट स्टेज में डाल ली है तो उसमें अवशेष भी मिलते हैं जी। तो डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं तीरथ बात कर रहा जी। कहाँ से जी? उत्तर प्रदेश सहारनपुर से जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहोगे? ये जो गन्ने की तो इसमें जी हमारे यहाँ करना था ना, यो तो अभी बुआई हुई है। हाँ जी। इसमें बीमारी आई है छोटी छोटी सी, जो कीड़ी सी आ जाए। काली कीड़ी आई है? हाँ जी। मैं क्या नाम बताया आपने? पीरू
तीरथ है जी। तीरथ जी, मैं किसान आपको बताना चाहूँगा कि गन्ने की फसल में जैसे ही तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, काली कीड़ी का प्रकोप बढ़ जाता है। स्पेशली मोटी फसल में इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है, परंतु पिछले 2-4 साल से जो प्लांट क्रॉप है जिसको बोलते हैं, उसमें भी इसका प्रकोप रहता है। दिन के टाइम में ये अंदर छुपी रहेगी गोब के अंदर, रात के टाइम पे बाहर निकल के और पत्ते का रस चूसेगी और पत्ते पर देखोगे लाल लाल आंखों के जैसे धब्बे उसके ऊपर दिखाई देंगे और बाद में पूरा पत्ता पीला पड़ जाता है। इसके लिए आपने 400 मिलीलीटर फेंडाल दवाई आती है फेंथोइट के नाम से, 400 लीटर पानी में मिला के 400 मिलीलीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। ध्यान रहे कि पानी गोब में जरूर जाना चाहिए दवाई, क्योंकि ये दिन के टाइम पे गोब में छुपी रहती है। अगर गोब में पानी दवाई गई तो ये अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है जो शाम के समय करते हैं सूरज छिपड़ेगा नहीं, शाम के टाइम कर दे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पानी गोब में, दवाई गोब में जरूर जानी चाहिए, क्योंकि ये कीड़ी गोब में छिपी रहती है। तो ये ध्यान रखें। हाँ जी, जैसे कि हम लोग अब उससे रोटावेटर से खेती कर रहे हैं। हाँ जी, और हैरो तो बहुत लंबा समय हो गया निकाल लेनी है खेत में। हाँ जी, तो इसका भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या जी हैरो? देखो, रोटावेटर का मतलब कि रोटावेटर ऐसा है कि जमीन को सख्त बनाता है। रोटावेटर ज़मीन को सख्त बनाता है। आप ऐसा किया करो कि आपने एक बार रोटावेटर चला दिया, उसके बाद एक लास्ट में एक बार एरो से ज़रूर चला दे, ताकि नीचे तक ज़मीन में हैरो जाए और सख्त ज़मीन ना बने। उसमें आपका पानी है, पानी भी खड़ा रहेगा। अगर रोटावेटर से करोगे पानी लीच नहीं होगा। न्यूट्रिएंट भी हैं, ऊपर जो निचले वाले न्यूट्रिएंट हैं जड़ तक नहीं जाएंगे, जड़ का फैलाव ठीक नहीं होगा। तो एक बार हैरोइंग जरूर कर दिया करो आप। हेलो, तो डॉक्टर साहब जैसे पूछ रहे थे किसान भाई भी, भाई जो रोटावेटर है, हाँ जी, आजकल लेकिन किसान भाई देखे हैं कि रोटावेटर का ज़्यादा ही कुछ प्रयोग कर रहे हैं। रोटावेटर का किसान भाई कर रहे हैं क्योंकि दो बातें हैं। एक तो ट्रैक्टर बड़ी हाउस पावर के किसान भाइयों ने ले लिए हैं जी, और रोटावेटर का ऐसा है कि एक बार रोटावेटर चलाने से खरपतवार भी खत्म हो जाते हैं, खेत भी तैयार रहता है, हो जाता है जी। परंतु उसमें जो आप ये लगा के चलो, जो इसमें आधा फुट के बाद सख्त लेयर बन जाती है जी, जिसमें जड़ों का फैलाव नहीं हो पाता, स्पेशली गन्ने के लिए ज़रूरी है जी। तो एक बार रोटावेटर चलाने के बाद एक बार हैरोइंग ज़रूरी है। तो अगर किसी सीज़न में रोटावेटर चलाया है तो अगले सीज़न में हैरो जरूर चला ले खेत में जी। तो डॉक्टर साहब जैसे जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जानकारी दें कि जैसे जो खरपतवार नियंत्रण है, हाँ जी, आजकल ये भी देखने में कि जो गन्ने की फसल उसमें काफ़ी मात्रा में खरपतवार नजर आते हैं खेत में। हाँ जी, इसको नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से जो है ना हमने क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा, या क्या विधि अपनाए ताकि जो है ना जो खरपतवार है उन पर नियंत्रण पा सके? खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई भी खरपतवार है जैसे गन्ने की बिजाई के बाद तुरंत उगते हैं जी, उनके लिए एट्राजीन दवाई है जी, 1.6 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से और 250-300 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। जैसे किसान भाइयों ने बिजाई की है, बिजाई के बाद पानी दिया, सिंचाई दी, हल्की सिंचाई देते हैं, तो उसके बाद जैसे ही पैर थमने लगे 2-3 दिन के अंदर उसका एट्राजीन का स्प्रे करना है जी। अगर जो किसान भाई बिजाई के टाइम पे ना कर पाए जी और नहीं कर पाए हैं तो पहली या दूसरी सिंचाई के बाद भी एट्राजीन का 1.6 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से और 300-400 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। मुख्य रूप से 1.5-2 महीने के बाद 40 से लेके 50-60 दिन के बाद डिल्ले का भी उसमें ये लगाओ जमाव काफ़ी रहता है जी। डिल्ले के जमाव के लिए सेम्परा दवाई है 36 ग्राम जी, परंतु ध्यान रहे कि डिल्ला छोटी स्टेज में ही उसको सेम्परा कंट्रोल कर पाएगी। 36 ग्राम दूसरी सिंचाई के बाद जैसे ही थोड़ी नमी खेत में रहे 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वही 250-300 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। कई बार जो है ना डिल्ला काफ़ी मोटा हो जाता है, खेत में देखने में आता है। अगर डिल्ला मोटा हो गया तो उस स्थिति में जो निराई गुड़ाई ही ज़्यादा काम देगी, परंतु छोटी स्टेज है अगर डिल्ले की गांठ ना बने उस टाइम तक उसमें तने में, उस स्टेज तक उसने जो सेम्परा दवाई बताई है वो अच्छी तरह से कंट्रोल करेगा 36 ग्राम जी।
और दूसरी कोई दवाई ताकि जो है ना किसान भाई खरपतवार नियंत्रण पे अच्छा से अच्छा जो है ना प्रभाव डाल करके उसको नियंत्रण में कर सके? यही 2 दवाइयाँ कारगर दवाइयाँ हैं दोनों की दोनों। और डिल्ले के लिए सैंपरा है, और जो दूसरे हैं जो भी घास वाले कीट हैं वो खरपतवार हैं उनके लिए जो मैंने बताई कि एट्राजीन दवाई। और कई बार किसान भाई ये भी देखते हैं कि भाई जो फसल है इसकी कटाई के बारे में, इसकी बंधाई के बारे में, वो कौन से मास में करें, कितनी बढ़ने के बाद करें, किस तरीके से करें? इसी गन्ने की कटाई किसान भाइयों को पता भी है कि उसमें सर्दी के मौसम में होती है कि दिसंबर के महीने में स्टार्ट होती है जी। बंधाई का टाइम ये लगा के चलो कि जब आप सितंबर के महीने में आप ये सोचते हैं कि गन्ना बड़ा हो गया है और गिरने से बचाना है, सितंबर के महीने में इसकी बंधाई करनी ज़रूरी है जी। और बंधाई करते समय किन बातों का ध्यान रखें किसान भाई? बंधाई करते हुए ऐसा भी ना करें कि ज़्यादा उसको बांध दे जी, मतलब दो ये लगा के चलो कि 2 खुड्डों की बांधनी है जी, ताकि उसमें अगर ज़्यादा बांध देंगे तो उनकी नीचे से जड़ हिल जाती हैं, जड़ हिलने से पैदावार कुछ लेवल तक घटती है, और 2-3 उनकी 2 खुड्डों की बांध देंगे तो वो बेस्ट मेथड है उसका जी। तो डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हाँ जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? सर बोल रहे जी। कौन? बलदेव जी? हाँ बलदेव जी। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहोगे बलदेव जी? गन्ना में जी कीड़ा की शिकायत आ रही है जी। बलदेव जी? हाँ जी। चोटी में द कीट की शिकायत होगी? हाँ जी, उसमें गन्ने के जो बैंड आए उसका मैं सफेद कीट दिख रही है। क्या दिखाई दे रही है? सफेद कीट। सफेद कीट? हाँ। अच्छा, उस सफेद सुंडी है उसकी जो आप देख रहे हैं, उसका लक्षण क्या है? लक्षण जो बीच वाला गोब का पत्ता है उसमें छोटे छोटे सुराख मिलेंगे। सुराख है। सबसे पहला उपाय ये है, अगर आप कर सकते हैं, पत्ते के निचली तरफ अंडे के समूह मिलेंगे। अच्छा जी। जो पीले पीले बालों से ढके हुए मिलेंगे। अच्छा जी। अगर उनको आप कैंची से दरांती से काट के मिट्टी में दबा दें या किसी दवाई में डाल दें, उससे काफी संख्या में ये जो चोटी बेधक कीट का प्रकोप कम हो सकता है। अच्छा। दूसरा है फेरोमोन ट्रैप आप लगाते होंगे। फेरोमोन ट्रैप का जरूर प्रयोग करें। एक एकड़ में 15 फेरोमोन ट्रैप लगाए, जिसमें इसकी प्रौढ़ तितलियां उसकी तरफ आएंगी और उसकी संख्या काफी कम होगी। क्या नाम है दवाई का जी? फेरोमोन ट्रैप के नाम से दुकान पे मिलेंगे वो फेरोमोन ट्रैप, जो तितलियों को खींचते हैं। तीसरी है दवाई है कोराजन दवाई है। कोराजन दवाई को आप इस टाइम में डालने का उचित समय है, वैसे तो 10 मई तक है, तो आप इस टाइम आप कोराजन 150 मिलीलीटर दवाई 400 लीटर पानी में आप ड्रेंचिंग आपने करनी है, खुड्डों के साथ साथ डाल के हल्की सिंचाई करनी है। 2-3 फीट का गड्ढा है। हाँ जी, 3 फुट का गड्ढा है वाला। हाँ, उसमें इस टाइम इसका प्रकोप चल रहा है। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद बलदेव जी। डॉक्टर महासिंह जी, आज अपनी बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने जो प्रश्न किया, हमने जानकारी दी, आपने बहुत बढ़िया। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी रिसाला जी। यह तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन, और आज का विषय था गन्ना फसल की बिजाई एवं देखभाल, और हमारे विशेषज्ञ थे महासिंह और इनसे बातचीत कर रहे थे रिसाला भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई और रिसाले भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।